चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? यस सर। यस सर। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक्सुडेट और ट्रांसुडेट में क्या फीचर्स होते हैं उसको देख लिया था। अब जो है हम आगे पिलरल फ्लूइड का एनालिसिस पढ़ेंगे कि पिलरल फ्लूइड और उसका इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे कि पिलरल फ्लूइड में कब क्या होगा तो क्या डायग्नोसिस उसका बन सकता है ना। तो सबसे पहली चीज क्या देखेंगे पिलरल फ्लूइड में हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन पिलरल फ्लूइड का करवाते हैं। सबसे पहले हम पिलरल फ्लूइड का करवाते हैं रूटीन एग्जामिनेशन। रूटीन एग्जामिनेशन में एक तो उसका प्रेजेंटेशन होता है जो ट्रांसुडेट और एक्सुडेट होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि उसकी स्पेसिफिक डेरिवेटिव होती है। तीसरी चीज होती है उसकी जो है पीएच होती है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है सेल प्रोटीन शुगर, ये सबसे बेहतर सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं सेल प्रोटीन शुगर। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि अगर किसी को शुगर यानी ग्लूकोज है तो ग्लूकोज कितना लेवल है, वो नॉर्मल है या घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है। तो पहले नंबर 1 ग्लूकोज पिलरल फ्लूइड एनालिसिस लिख लो। पिलरल फ्लूइड एनालिसिस। और अगर आपके पास प्रेजेंटेशन में मिल रहा है कि पिलरल फ्लूइड एक्सुडेट है, पिलरल फ्लूइड एक्सुडेट है, तो वैसी सूरत में और क्या क्या टेस्ट करना पड़ सकता है। प्रेजेंटेशन में उसके मिल रहा है कि पिलरल फ्लूइड एक्सुडेट है तो और क्या क्या टेस्ट करना पड़ सकता है। सबसे पहली चीज शुगर। इफ पिलरल फ्लूइड इज टू बी फाउंड एंड एक्सुडेट, the following test should be done. Following test should be done. Number one, glucose. Number one, glucose. So exudate में क्या होगा? It is less than 60 mg per dl. It is less than 60 mg per dl. ठीक है। और अगर ये लेस देन 60 mg पर dl है तो क्या क्या कंडीशन हो सकता है। एक नंबर 1 ग्लूकोज टेस्ट करवाएंगे, पिलरल फ्लूइड का ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। और अगर ये ग्लूकोज लेस देन 60 है, लेस देन 60 है, इफ ग्लूकोज लेवल इज लेस देन 60, वैसी सूरत में हम क्या क्या प्रोविजनल डायग्नोसिस बना सकते हैं। सबसे पहली चीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सबसे पहली चीज बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर शुगर लेवल 60 लेस देन 60 है, मींस इट इज मे बी द बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी निमोनिया या पैरानिमोनिक इफ्यूजन है। ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाएगा, रूमेटॉइड होगा। अगर रूमेटॉइड है तो इसमें लेस देन 30 mg पर डीएल हो जाएगा। शुगर जो है रूमेटॉइड पिलरल इफ्यूजन है, रूमेटिक डिजीज की वजह से पिलरल इफ्यूजन है, तो शुगर इसमें कितना हो जाएगा, लेस देन 30 mg पर डीएल। शुगर इसमें कितना हो जाएगा, लेस देन 30 mg पर डीएल। वहीं अगर आपको मैलिग्नेंसी है या फिर ट्यूबरकुलोसिस है, हेमोथोरेक्स है, इन सब कंडीशन में कोई मैलिग्नेंसी है, ट्यूबरकुलोसिस है
हेमोथोरेक्स है, तो इसके अलावा पाराजेनिमोसिस है, या फिर क्रूग स्ट्रॉस सिंड्रोम है, या फिर क्रूग स्ट्रॉस सिंड्रोम है, या फिर क्रूग स्ट्रॉस सिंड्रोम। तो ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। वहीं अगर किसी को इस तरह का होता है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि साइटोलॉजी पॉजिटिव होगा, और साइटोलॉजी और बायोप्सी दोनों पॉजिटिव हो सकता है। मतलब कि अगर किसी का शुगर लेवल लो है, शुगर लेवल लो है और मैलिग्नेंट डिजीज है, इसमें क्या हो जाएगा कि अगर किसी एक का शुगर लेवल, जैसे कि मैलिग्नेंट डिजीज में बताया कि शुगर लेवल लो होता है, शुगर लेवल लो है और मैलिग्नेंट डिजीज है, साथ में अगर बायोप्सी और साइटोलॉजी पॉजिटिव होता है, बायोप्सी और साइटोलॉजी या दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं, तब समझ लीजिए कि अब इसका सर्वाइवल बहुत ही कम है। मोस्ट प्रोबेबली कि इसकी लाइफ लेस देन 2 मंथ बची हुई है। मोस्ट प्रोबेबली समझ लीजिए कि इसकी लाइफ लेस देन 2 मंथ बची हुई है। तो अगर इसको लिखना है तो लिख सकते हैं पेशेंट विथ मैलिग्नेंट डिजीज, पेशेंट विथ मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ पिल्जा and a low sugar level, and a low sugar level, and a low sugar level with positive cytology or biopsy, with positive cytology or biopsy, or both, or both. With positive cytology or biopsy, or both, they have poor prognosis, mostly less than 2 months. They have poor prognosis, less than 2 months. ठीक है। अब शुगर अगर लेस देन 60 आता है और एक्सुडेट है, तो फिर उसमें हम क्या देखेंगे, सीरम एमाइलेज लेवल, सॉरी ये क्या नाम है, हाँ सीरम एमाइलेज लेवल। सीरम एमाइलेज लेवल, इससे हमें क्या पता चलेगा कि पैनक्रियाटिक पिल्जोली फ्यूजन है। सीरम एमाइलेज लेवल अगर ये बढ़ा हुआ होता है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि पैनक्रियाटिक पिल्जोली फ्यूजन है, या फिर इसोफेजियल रप्चर है, या फिर इसोफेजियल रप्चर है, या फिर इसोफेजियल रप्चर है, या फिर मैलिग्नेंसी ऑफ सलेवरी सलेवरी ग्लैंड है, मैलिग्नेंसी ऑफ सलेवरी ग्लैंड है, ठीक है। तो ये चीजें हमको एमाइलेज, शुगर के बाद एमाइलेज के आने से फिर पता चलेगी। थर्ड चीज है क्या, थर्ड चीज है सेल काउंट। सेल में सबसे पहले टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट ऑफ पिल्जल फ्लूइड। टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट if more than 1000, if more than 1000, so cause is empyema, empyema
पारानिमोनिक एफ्यूजन, पेनकिएटाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कोलाजन वास्कुलर डिजीज, पेनकिएटाइटिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कोलाजन वास्कुलर डिजीज। मैलिग्नेंसी और ट्यूबरकुलोसिस, मैलिग्नेंसी और ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, हेलो हेलो, जी सर। मैलिग्नेंसी और ट्यूबरकुलोसिस। फोर्थ क्या हम करवाएंगे, सेल का ही डिफरेंशियल काउंट। अभी हमने टोटल ल्यूकोसाइट काउंट देख लिया था, अब हम देखेंगे फिर कि डिफरेंशियल काउंट। अगर डिफरेंशियल काउंट में न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है या प्रीडोमिनेंटली न्यूट्रोफिल आता है, वैसी सूरत में क्या होगा, पल्मोनरी इंफेक्शन या फिर एक्यूट इंफेक्शन, पल्मोनरी एक्यूट इंफेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म और इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस, और इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एक्यूट इंफेक्शन और इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस। वहीं अगर प्रीडोमिनेंटली जो है लिम्फोसाइट आता है, यानी इंक्रीज लिम्फोसाइट रहता है, प्रीडोमिनेंटली लिम्फोसाइट आता है, तो वैसी सूरत में क्या होगा, सबसे पहला और कॉमनेस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस, मैलिग्नेंसीज, काइलोथोरेक्स, लिम्फोमा, येलो नेल सिंड्रोम, येलो नेल सिंड्रोम, साइकोइडोसिस, रूमेटॉइड डिजीज, ये सारे के सारे कंडीशन अगर आपको ये मिलते हैं, क्या नाम है, एक लिम्फोसाइट बढ़े हुए मिलते हैं, प्रीडोमिनेंटली रिपोर्ट में लिम्फोसाइट आते हैं तब। वहीं अगर इस्नोफिल बढ़े हुए मिलते हैं, अगर इस्नोफिल बढ़े हुए मिलते हैं, तो फिर हम देखेंगे कि विथ पेरिफेरल इस्नोफिलिया है या नहीं है। यानी सीबीसी जो हम करवाया हमने, उसमें भी इस्नोफिल हाई है या नहीं है। अगर उसमें भी इस्नोफिल हाई है, पेरिफेरल इस्नोफिलिया भी है, वैसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वैसी कंडीशन में आपको हॉजकिंस डिजीज, फंगल इन्फेक्शन, parasitic infection, benign asbestosis, polyarthritis nodosa, tropical eosinophilia, Krug-Strauss syndrome और ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स में मेनली दो ड्रग, डेंट्रोलेन और नाइट्रोफेंटाइन, ब्रोमोक्रेप्टिन अमूमनता ये क्या नाम है, इसको पैदा करता है, ट्रांसुडेट फ्लूइड को पैदा करता है।
नाइट्रोफेंटाइन और डायरेक्टलिन जो है बनता एक्सुडेट फ्लूइड काउच होता है। ठीक है, अब अगर विदाउट पेरिफेरल इस्नोफिलिया है, अब अगर विदाउट पेरिफेरल इस्नोफिलिया है, विदाउट पेरिफेरल इस्नोफिलिया है, वैसी सूरत में क्या होगा कि ट्रॉमा, पल्मोनरी इंफेक्शन, न्यूमोथोरैक्स, हेमोथोरैक्स, रियरली कार्सिनोमा या मैलिग्नेंसी होगा। मैलिग्नेंसी या कार्सिनोमा रियरली होगा। रिपीट कर दीजिए तो। हाँ, रिपीट कर हेलो, दीजिए, ट्रॉमा के बाद क्या बोल? पल्मोनरी इंफेक्शन, pneumothorax and hemothorax, pneumothorax and hemothorax, pneumothorax and hemothorax या hemothorax। अब सेल वाले में एक और क्या बच गया, मेसोथेलियल सेल्स, मेसोथेलियल सेल्स। अगर मेसोथेलियल सेल प्रेजेंट है, वैसी सूरत में क्या होगा कि ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, ये कंफर्म हो जाएगा। अगर मेसोथेलियल सेल मौजूद है तो वैसी सूरत में ये कंफर्म हो जाएगा कि ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। दूसरी चीज क्या है, सिर्फ प्रेजेंट है तो ही, तो ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। दूसरी चीज क्या हो जाएगा कि अगर ये मौजूद है तो मेसोथेलियोमा होगा, मेसोथेलियोमा होगा या फिर एडिनोकार्सिनोमा होगा, या फिर एडिनोकार्सिनोमा होगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। जी सर। जी सर। चलो, अब पीएच की बात करें। पीएच, पीएच अगर लेस देन 7 होता है, पीएच अगर लेस देन 7 होता है तभी वो एक्सुडेट होगा। और अगर एक्सुडेट होता है तो क्या क्या काउज हो सकते हैं, complicated paranemonic effusion, complicated paranemonic effusion, systemic acidosis मतलब metabolic acidosis, systemic acidosis या तो metabolic या respiratory acidosis, esophageal rupture, esophageal rupture, rheumatoid pleurisy, rheumatoid pleurisy, rheumatoid pleurisy, tuberculosis, malignancy of pleura, malignancy of pleura, hemothorax, SLE, SLE, urinothorax, urinothorax, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। यूरिनोथोरैक्स, पारागोनियामेसिस, गोनोमियासिस, पारागोनोमियासिस, गोनियामियासिस। ओके, तो ये सारे के सारे जी
काउज हो जाएंगे अगर एक्सुडेट है यानी पीएच मोर देन सॉरी लेस देन 7 है। इसके बाद अगर देखेंगे तो जैसे कि हमने एक्सुडेट में देखा था कि डिफरेंट टाइप के यानी कि प्रोटीन का रेशियो देखा था। इसके अलावा जो है हमने एलडीएच का रेशियो देखा था। तो वैसे ही हाई पिलर फ्लूइड सीरम रेशियो ऑफ आईजीजी आईजीए आईजीएम, अगर आईजीजी आईजीए आईजीएम का रेशियो पिलरल फ्लूइड और सीरम में ज्यादा होगा, पिलरल फ्लूइड और सीरम में आईजीजी आईजीए आईजीएम का रेशियो ज्यादा होगा, वैसी सूरत में ये क्या सजेस्ट करता है? ये सजेस्ट करता है कि इनको मैलिग्नेंसी यानी कार्सिनोमा है। जस्ट अ मिनट, और इसमें एंटीबॉडी क्यों बढ़ता है? एक मिनट। हेलो, हाँ नाम बोलिए। बोलिए। हम्म 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 एक स्लो में आगे लगा दीजिए। हाँ, नहीं एकदम स्लो में लगाइएगा तो नहीं आएगा। फिर भी आ जाता है तो वैसी सूरत में पानी बदलना होगा, जो पानी चढ़ा गया है उसको बदलना होगा। अगर बुखार आ जाता है तो वैसी सूरत में जो पानी चाहे स्लो में भी आ जाता है तो वैसी सूरत में जो पानी चढ़ा गया है उसको बदलना हो जाता है। यानी आयरन चढ़ा है तो उसकी जगह डीएनएस कर दीजिएगा या एनएस कर दीजिएगा, एनएस चढ़ा है तो आयरन कर दीजिएगा या एफडीएनएस या डी5 कर दीजिएगा। ये हाँ हाँ, तो वैसे वही तो उसी सूरत में तो बता रहा हूँ ना कि ये करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। हाँ हाँ, नहीं अब ऊपरी खुलता है, 10 दिन से ऊपर हो गया। ठीक नहीं है दरभंगा का स्थिति। अब जितना केस मिल रहा है उसमें ज्यादातर दरभंगा का ही है। ठीक है। ठीक है, बात करते हैं। हाँ, क्या बोल रहे थे रतुल्ला? एंटीबॉडी क्यों बढ़ जाता है? एंटीबॉडी क्यों बढ़ता है? जब कभी भी जो है अगेंस्ट एबनॉर्मल सेल ये होगा तो वैसी सूरत में उसके अगेंस्ट करने के लिए एंटीबॉडी नहीं बढ़ेगा। अभी सपोज कर किसी को मैलिग्नेंट सेल्स हो रहा है, मैलिग्नेंट सेल हो रहा है तो उसको सप्रेस करने के लिए होगा कि नहीं होगा? ये हमारा होस्ट मैकेनिज्म सब है ना। जी। ओके, अगर किसी को हाँ नेक्स्ट क्या कराएंगे? एक्सुडेट है तो एडीए करवाएंगे, पिलरल फ्लूइड एडीए। ये एलिवेटेड है मतलब ट्यूबरकुलोसिस है, ये एलिवेटेड है मतलब ट्यूबरकुलोसिस है। सर रिपीट कर दीजिए। पिलरल फ्लूइड एडीए, एडीए एडिनोसिन डीएमाइनेज एक्टिविटी। If it is be increased, it is indicate tuberculosis. क्या? हेलो, नहीं जब सब कुछ ठीक है तो कह के दिलेगा।
इसके अलावा पिलर फ्लूइड का ग्राम स्टेन में करा के स्पुटम फॉर एएफबी कराते हैं और कल्चर फॉर एएफबी करवाते हैं। स्पुटम फॉर एएफबी एंड कल्चर फॉर एएफबी। स्पुटम फॉर एएफबी से कंफर्म करते हैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं है, और अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसका कल्चर करवाते हैं ताकि ये हम पता कर सके कि इसको एमडीआर तो नहीं है, कि इसको एमडीआर तो नहीं है। दूसरी चीज इसका साइटोलॉजी करवाते हैं। सर साइन बोले अटेंडेंस करने के लिए। हाँ बोलिए बोलिए ना साइन। साइन क्या नहीं हो रहा है? साइन बोले अटेंडेंस बना देने के लिए साइन खुदा। अच्छा ठीक। कितना रोल नंबर है? रोल नंबर कितना है? रोल नंबर 25 है सर। ओके, तो इसको इस टॉपिक को कंप्लीट करना है अगर, हालांकि है तो अभी थोड़ा और है, लेकिन कंप्लीट करना तो आप लोग रीज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करवाएंगे, पिलर फ्लूइड साइटोलॉजी करवाएंगे। उसमें बेसिकली साइटोलॉजी में हम ये रूल आउट करेंगे कि इसको जो है, इसमें मैलिग्नेंट सेल मौजूद है या नहीं है। अगर मैलिग्नेंट सेल मौजूद है मतलब कार्सिनोमा है, अगर मैलिग्नेंट सेल मौजूद नहीं है मतलब चलिए कार्सिनोमा तो नहीं है, फिर चाहे वो लिम्फोमा वगैरह कुछ हो सकता है, लेकिन कार्सिनोमा नहीं है। ठीक है, हेलो, जी सर। ओके। अब इसके बाद हम बात कहते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स की, कि इसके वजह से और क्या क्या तकलीफ देखने को मिल सकती है ना। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पिलर इफ्यूजन। सबसे पहला क्या देखने को मिलेगा, पिलराइटिक चेस्ट पेन। पिलराइटिक चेस्ट पेन, पिलराइटिक चेस्ट पेन। डिस्निया, और ये डिस्निया बेसिकली डिपेंड करता है कि कितना जो है आपका वॉल्यूम है फ्लूइड का, कितना एरिया जो है आपका इन्वॉल्व हो गया है लंग्स का, या फिर कितना जो है फ्लूइड का अकुमुलेशन हुआ है, इसके ऊपर डिस्निया डिपेंड करता है। अब अगर किसी को माइल्ड प्लूरल इफ्यूजन है तो हो सकता है कि उसको बिल्कुल ही डिस्निया नहीं हो, किसी को मॉडरेट है या सेवियर है या ग्रॉस है, तब जाके के डिस्निया दिखता है। तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, डिस्निया। तीसरी चीज क्या होगी, शिफ्टिंग ऑफ मीडियास्टेनम या फिर ट्रैकिया कहिए, शिफ्टिंग ऑफ ट्रैकिया टू अपोजिट साइड, टू अपोजिट साइड। सीरीन का फोन आया था ना? नहीं साहिन का। अच्छा, ये सीरीन फातिमा जो है ना अभी कर रही है, ठीक है। तो ये ट्रैकिया और मीडियास्टेनल शिफ्ट कर जाएगा अपोजिट साइड में, जिस साइड प्लूरल इफ्यूजन है। इसके अलावा परकशन में हमें जिस ये है तो डल साउंड मिलेगा। प्लूरल इफ्यूजन है जिस साइड में, जिस एरिया में। हेलो सर एक नाजरीन का कॉल आ रहा है, नाजरीन का। रोल नंबर 9। अच्छा जी ठीक है। तो इसके अलावा हमको परकशन में डल साउंड मिलेगा, परकशन में हमको डल साउंड मिलेगा।
वहीं अस्कल्टेशन में हमको एयर एंट्री डिमिनिश्ड और एब्सेंट मिल सकती है। अस्कल्टेशन में हमको एयर एंट्री डिमिनिश्ड और एब्सेंट मिल सकती है।